तो एक तरफ देश की सबसे अमीर संस्था और दूसरी तरफ हर मॉनसून में डूबती हुई सड़कें। क्यों शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार से लेकर शहर के बड़े बड़े कारोबारियों तक को एक लोकल कॉर्पोरेटर की जरूरत पड़ती है? इसके बदले में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वो बीएमसी को कॉम्पनसेशन देगी। अगर आप मुंबई में हैं तो शायद आपकी उंगली पर वो नीली स्याही लग चुकी होगी, और अगर आप मुंबई से बाहर हैं तो सोच रहे होंगे कि एक शहर के नगर निगम चुनाव पर पूरे देश की नजरें क्यों टिकी हैं। इसे मिनी विधानसभा चुनाव क्यों कहा जा रहा है? 74,427 करोड़ रुपए ये मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का इस साल का बजट है। तो एक तरफ देश की सबसे अमीर संस्था और दूसरी तरफ हर मॉनसून में डूबती हुई सड़कें। एक तरफ दुनिया के सबसे महंगे घर और दूसरी तरफ धारावी की तंग गलियां। आज हम इसी विरोधाभास को समझेंगे। बताऊंगे आपको क्यों बीएमसी के चुनाव में सिर्फ नेता नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स और देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन भी अपनी चाल चलते हैं। आखिर बीएमसी के पास इतना पैसा आता कहां से है? क्यों शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार से लेकर शहर के बड़े बड़े कारोबारियों तक को एक लोकल कॉर्पोरेटर की जरूरत पड़ती है? और इस बार के चुनाव में ठाकरे परिवार का एक साथ आना क्या संकेत दे रहा है? चलिए पहले समझते हैं बीएमसी है क्या। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बृहन मुंबई नगर निगम, ये सिर्फ एक सिविक बॉडी नहीं है, मुंबई की धड़कन है। बीएमसी की स्थापना 1865 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। हालांकि कुछ सोर्सेज के हवाले से दावा किया जाता है कि इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। इस लिहाज से देश का सबसे पुराना नगर निकाय है। मुंबई के 24 वार्ड्स के लिए जिम्मेदार बीएमसी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर नगर निगम भी है। इसका सालाना बजट 74,427 करोड़ रुपए है। ये रकम इतनी बड़ी है कि भारत के कई छोटे राज्यों का सालाना बजट भी इसके सामने छोटा पड़ जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश का बजट है 58,514 करोड़, अरुणाचल प्रदेश का 39,842 करोड़, त्रिपुरा का 31,412 करोड़, गोवा का 28,162 करोड़ और सिक्किम का बजट 16,196 करोड़ है। मतलब ये कि एक शहर का बजट भारत के 5 राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। पिछले साल यानी 2024-25 के लिए बीएमसी का बजट 59,954 करोड़ रुपए था। तो इस साल इसमें करीब 19.45% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये पैसा आता कहां से है? चलिए मैं आपको समझाती हूँ। 2017 से पहले मुंबई में आने वाले सामान पर लोकल टैक्स लगता था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। यह बीएमसी के लिए आय का सबसे बड़ा जरिया था। लेकिन 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया तो लोकल टैक्स खत्म कर दिया गया। इसके बदले में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वो बीएमसी को कॉम्पनसेशन देगी। हर साल 8% इजाफे के साथ ये ग्रांट इन एड के रूप में दी जाती है। इस बार ये रकम है 14,398 करोड़ रुपए। इसके अलावा विकास योजनाओं से 19,700 करोड़ रुपए आते हैं। ये वो पैसा है जो बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव करने और निर्माण से जुड़े काम से मिलता है। फिर प्रॉपर्टी टैक्स है। लोग अपने घर या दुकान पर जो टैक्स देते हैं उससे 5,200 करोड़ रुपए। पानी का बिल भरते हैं आप हर महीने। सीवरेज के लिए भी चार्जेस लगते हैं। इनसे 2,363 करोड़ रुपए बीएमसी के पास आते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, बीएमसी के पास इतना पैसा जमा है कि वो बैंक में एफडी करके रखती है। सिर्फ उस एफडी के इंटरेस्ट से ही 2,283 करोड़ रुपए कमा लेती है। यानी बीएमसी इतनी अमीर है कि उसका ब्याज भी हजारों करोड़ रुपए का है। अब एक मजेदार बात बताती हूँ। असल में मजेदार नहीं है, थोड़ी हैरान करने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया, बीएमसी को प्रॉपर्टी टैक्स से हर साल करोड़ों रुपए मिलते हैं। पिछले साल यानी 2024-25 में प्रॉपर्टी टैक्स बना 6,198 करोड़ रुपए, मतलब अब तक का सबसे ज्यादा। लेकिन इसमें से आधा पैसा अभी तक बीएमसी को मिला ही नहीं है।
वजह क्या है? सरकारी विभाग। सरकार के अपने ही विभागों के ऊपर बीएमसी के 3,283 करोड़ रुपए बकाया हैं। इनमें शामिल है महाडा यानी महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रेलवे, राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसीज। जो सरकारी संस्थाएं खुद कानून बनाती हैं वही अपना टैक्स नहीं दे रही और अब तक सिर्फ 243 करोड़ रुपए ही वसूल हुए हैं। बाकी 3,000 करोड़ रुपए अब भी फंसे हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता गॉडफ्रे पिमेंटा ने एक आरटीआई डाली और सवाल उठाया, जब सरकारी विभाग ही अपना टैक्स नहीं दे रहे तो आम ईमानदार करदाता बोझ क्यों उठाए? बात सही है। तो इसके लिए बीएमसी क्या करता है? सेक्शन 202 के तहत डिमांड नोटिस भेजता है, बैठकें होती हैं, पत्र जाते हैं, पर इसका असर कुछ खास होता नहीं। वसूली बहुत धीमी चल रही है और सबसे बड़ी बात, इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? आप और हम जैसे आम लोग। खैर, मैं मुंबई में नहीं रहती हूं, लेकिन मुंबई के आम लोग। बीएमसी के पास पैसे कम पड़ते हैं तो वो क्या करता है? आम लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ा देता है। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दो, वाटर चार्जेस बढ़ा दो, जबकि असली बकायादार तो सरकारी विभाग है। यह है मुंबई की असली कहानी, जहां आम आदमी समय पर टैक्स दे रहा है और सरकारी दफ्तर बकाए पर चल रहे हैं। अब सवाल है कि इतना पैसा लेकर बीएमसी करता क्या है? सुबह आप उठे, नल खोला, पानी आया या नहीं, ये देखना बीएमसी का काम है। नहाने से लेकर खाना बनाने तक मुंबई के करोड़ों लोगों को रोज पानी की आपूर्ति करना कोई छोटा काम नहीं है और ये जो गंदा पानी बहकर जाता है उसका सीवरेज सिस्टम भी बीएमसी ही संभालता है। घर से बाहर निकले, सड़क पर चल रहे हैं, वो सड़क, उस पर लाइटिंग, फुटपाथ, फ्लाईओवर सब बीएमसी बनाता और रखरखाव करता है। मरीन ड्राइव पर घूमने गए, जुहू बीच पर मजे किए, वहां की साफ सफाई, लाइफगार्ड्स जो सुरक्षा देखते हैं, सब बीएमसी का काम है। अब बात करते हैं कचरे की। मुंबई से रोजाना करीब 10,000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। हर घर से, हर दुकान से, हर दफ्तर से सुबह सुबह कचरे के ट्रक्स आते हैं, कचरा उठाते हैं, उसे डिस्पोज करते हैं। ये सब बीएमसी करता है। बीमार पड़े, सरकारी अस्पताल गए, वो हॉस्पिटल भी बीएमसी चलाता है। बच्चे को नगर निगम के स्कूल में एडमिशन दिलाया, वो बीएमसी का स्कूल है। किसी का जन्म हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बीएमसी देता है। कोई गुजर गया, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी बीएमसी देगा। शमशान और कब्रिस्तान भी बीएमसी ही चलाता है। नया घर बना रहे, बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल चाहिए, बीएमसी से मिलेगी। यानी सीधी बात यह है कि मुंबई में आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जो कुछ भी करते हैं, कहीं ना कहीं, हर जगह, हर काम में बीएमसी शामिल है। इसीलिए कहते हैं ना, जो बीएमसी कंट्रोल करता है वो पूरी मुंबई को कंट्रोल करता है, क्योंकि शहर की हर छोटी बड़ी चीज बीएमसी के हाथ में है। मुंबई को माया नगरी कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ फिल्मों की नगरी नहीं, पैसे और पावर की भी राजधानी है। और इस पूरे खेल में बीएमसी का रोल कितना बड़ा है वो समझिए। मान लीजिए किसी डायरेक्टर को मुंबई में फिल्म शूट करनी है, मरीन ड्राइव पर सीन चाहिए, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने गाना चाहिए, या बांद्रा वर्ली सीलिंग पर एक्शन सीक्वेंस शूट करना है, तो सबसे पहले अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? जी हाँ, बीएमसी से। रात को शूट करना है, थोड़ी देर के लिए सड़क ब्लॉक करनी है, किसी सार्वजनिक जगह पर फिल्म का बड़ा सेट लगाना है, प्रमोशन के लिए होर्डिंग्स लगाने हैं, किसके पास जाना है? बीएमसी के। यानी बॉलीवुड का हर बड़ा प्रोड्यूसर, हर बड़ा डायरेक्टर, सबको बीएमसी के दरवाजे पर जाना पड़ता है। अब आती है असली कहानी। पिछले साल बीएमसी ने ऐलान किया कि हम अपनी सिविक संपत्ति फिल्म मेकर्स को शूटिंग के लिए देंगे, जो कि पहले नहीं दी जाती थी। लेकिन ये बदलाव अचानक कैसे हुआ? क्योंकि बहुत सारे बड़े प्रोड्यूसर्स मुंबई छोड़कर बाहर शूट करने लगे थे। हैदराबाद जा रहे थे, गोवा जा रहे थे, लंदन, दुबई जा रहे थे। वजह है, मुंबई में अनुमति लेना बहुत झंझट का काम है और भ्रष्टाचार उससे भी ज्यादा। इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक पंडित ने खुलकर कहा कि परमिट लेने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार इतना है कि फिल्म मेकर्स को बीएमसी को अलग पैसे, पुलिस को अलग पैसे, ट्रैफिक पुलिस को अलग पैसे, सबको सेटल करना पड़ता है। सोचिए, आप लीगली परमिशन ले रहे हैं, फिर भी हर विभाग में चाय पानी का खर्चा अलग। इसीलिए फिल्म प्रोड्यूसर्स ने सोचा, इतनी मुसीबत क्यों लेनी, बाहर शूट करते हैं। जब बीएमसी को समझ आया कि मुंबई फिल्म सिटी होने के बावजूद शूटिंग्स बाहर हो रही हैं, तो उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की बात कही। यानी एक ही जगह जाओ, सारी परमिशंस मिल जाए, झंझट कम, भ्रष्टाचार भी कम, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इससे क्या समझ आया? बीएमसी सिर्फ गार्बेज उठाने वाली गाड़ी नहीं है, ये बॉलीवुड का गेटकीपर भी है। तो जिसके हाथ में बीएमसी है, वही तय करता है कि मुंबई में कौन फिल्म शूट करेगा, कौन नहीं।
किस लोकेशन पर शूटिंग होगी, कहां नहीं। इसलिए बीएमसी का चुनाव सिर्फ सड़क नाली का नहीं बल्कि मुंबई की पूरी इकोनॉमी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी मामला है। अब बात करते हैं राजनीति की। बीएमसी पर पिछले 2 दशकों से शिवसेना का राज रहा है। 2017 के चुनाव में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 84 सीटों के साथ, लेकिन बीजेपी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और 82 सीटें जीतकर शिवसेना से सिर्फ 2 सीट पीछे रह गई। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि 5 साल पहले यानी 2012 में उन्होंने सिर्फ 31 सीटें जीती थी। उस चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। 2012 में 52 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस 2017 में सिर्फ 31 सीटों पर सिमट गई। शरद पवार की एनसीपी को सिर्फ 9 सीटें मिली, जबकि राज ठाकरे की एमएनएस के खाते में आई 7 सीटें। शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन बहुमत नहीं मिला क्योंकि 227 सीटों वाले नगर निगम में बहुमत के लिए 114 सीटें चाहिए होती, यानी सत्ता के लिए समर्थन जरूरी था। और फिर शुरू हुआ असली ड्रामा। बीजेपी ने शिवसेना को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया। ऐसे में मेयर शिवसेना का चुना गया, पर बाद में राज ठाकरे के पार्षदों ने खेल कर दिया। उनके 6 पार्षद शिवसेना में शामिल हो गए। 3 निर्दलीय पार्षद भी शिवसेना का हिस्सा बन गए, जिससे सदन में शिवसेना का आंकड़ा बढ़कर 93 हो गया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उन्हें यानी बीजेपी को हमारी ताकत का अंदाजा हो गया होगा कि हम एक दिन में क्या कर सकते हैं। हालांकि जैसे तैसे दोनों पार्टियों ने मिलकर 5 साल तक बीएमसी में सरकार चलाई। मार्च 2022 में 5 साल का टर्म खत्म हो गया। अब चुनाव होने थे, लेकिन हुए नहीं क्योंकि वार्डों की सीमाएं बदल रही थी। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय चुनावों से ओबीसी कोटा भी हटा दिया और फिर बीएमसी को चलाने के लिए एक अफसर बिठा दिया गया, इकबाल सिंह चहल। कोई चुना हुआ पार्षद नहीं, कोई मेयर नहीं, सिर्फ एक अधिकारी। और 3.5 साल से प्रशासन ही बीएमसी चला रहा है। बीएमसी के 135 साल के इतिहास में इतना लंबा प्रशासनिक राज कभी नहीं हुआ था। खैर, अब इतने लंबे इंतजार के बाद मुंबई के लोगों को अपना पार्षद चुनने का मौका फिर से मिला। इस चुनाव को मिनी विधानसभा चुनाव बताया जा रहा है क्योंकि ये बताएगा कि महाराष्ट्र में असली ताकत किसके हाथ में है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी है, अजित पवार की एनसीपी है, बीजेपी है, कांग्रेस, सब अपना दावा कर रहे हैं। बॉलीवुड भी मैदान में उतरा। अक्षय कुमार वोट करने आए। सलमान खान, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर ने भी वोट डाला। 2024 के आम चुनाव के बाद ये पहला बड़ा मुकाबला है जहां सभी बड़ी पार्टियां आमने सामने। तो ये सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं है, ये मुंबई के भविष्य का चुनाव है। महाराष्ट्र की राजनीति का रुख तय करने वाला चुनाव है और देश को ये बताने वाला चुनाव है कि लोग क्या चाहते हैं। बड़ी बड़ी राजनीति की बातें तो ठीक है, लेकिन आप और हम जैसे आम लोगों के लिए इस चुनाव का क्या मतलब है। सुबह घर से निकले हैं, सड़क पर गड्ढे हैं या नहीं, ये बीएमसी तय करेगी। बारिश के मौसम में आपकी गली पानी में डूबेगी या नहीं, ये बीएमसी की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है। आपके मोहल्ले से कचरा रोज उठेगा या सड़ने के लिए पड़ा रहेगा, ये बीएमसी के हाथ में है। इसीलिए बीएमसी का चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए नहीं है, हर मुंबईकर के लिए बहुत अहम है। 3.5 साल तक बीएमसी प्रशासन के भरोसे चला। इसका मतलब था कि कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं था जिससे आप सवाल पूछ सकें। कोई मेयर नहीं था जो उत्तरदायी हो। जब किसी को चुनाव का डर नहीं होता ना, तो अफसर मनमानी करते हैं। टेंडर्स में गड़बड़ी होती है, काम ठीक से नहीं होता। लेकिन जब पार्षदों को पता होता है कि 5 साल बाद फिर चुनाव आएगा तो वो काम करते हैं। हालांकि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बीएमसी हर साल क्या करती है ये सारा देश देखता है। इस तरह से एक बारिश होते ही मुंबई की सड़कें डूब जाती हैं। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जिन पर ये चुनाव लड़ा गया। तो सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक आरोप पत्र जारी किया। उसमें कहा गया कि बीएमसी में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं, प्रशासनिक राज भी पूरी तरह विफल रहा है और पैसों की गड़बड़ी हुई है। मुंबई कांग्रेस समिति के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि 3.5 साल तक जब कोई चुना हुआ नेता नहीं था, तब पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो गई। दूसरा मुद्दा है बारिश में डूबती मुंबई। जैसा मैंने भी कहा, हर साल बारिश के मौसम में मुंबई पानी में डूब जाती है। पानी भराव की समस्या इतनी गंभीर है कि लोग घर से बाहर निकलने में डरते हैं। 2025 में जब बारिश 15 दिन पहले ही आ गई तो पूरा शहर पानी पानी हो गया। तब हमने उसे रिपोर्ट भी किया था। बीएमसी ने कहा कि कचरे की वजह से नालियां बंद हो गई।
मेट्रो निर्माण की वजह से परेशानी हुई, जबकि सच्चाई है कि बारिश की तैयारी में बीएमसी पूरी तरह नाकाम रहती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बरसात के मौसम में मुंबई की सड़कें पानी में ना डूबी हों। सड़कों पर गड्ढे एक और बड़ी समस्या है। 2025 में बीएमसी ने गड्ढे भरने के लिए 154 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई। पिछले साल तो 205 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब सोचिए, जब बीएमसी हजारों करोड़ रुपए कंक्रीट की सड़कें बनाने में लगा रहा है, तो फिर हर साल गड्ढे भरने के लिए सैकड़ों करोड़ और क्यों चाहिए? तो ये हैं वो मुद्दे जिनकी इस चुनाव के दौरान खूब चर्चा हुई, लेकिन इनका हल कब निकलेगा, ये ऊपर वाला जाने। अब बात करते हैं उस मुंबई की जो टीवी पर कम दिखती है। मुंबई की आबादी का 50% से ज्यादा हिस्सा झुग्गियों में रहता है, यानी हर 2 में से 1 मुंबई का झुग्गी में है। जमीन के हिसाब से देखें तो मुंबई शहर का 40 से 45% हिस्सा झुग्गी झोपड़ियां हैं, लगभग आधा शहर। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, दुखद भी है, लेकिन यही मुंबई की सच्चाई है। मुंबई वालों की सबसे बड़ी परेशानी है पानी। बीएमसी ने वादा किया था कि 24 घंटे पानी मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि मुंबई में औसतन सिर्फ 5.5 घंटे रोज पानी आता है, और झुग्गियों में तो हालात और भी खराब है। सरकारी नियमों के हिसाब से एक आदमी को रोज 135 लीटर पानी मिलना चाहिए। पक्के घरों में रहने वालों को तो मिल जाता है, लेकिन झुग्गी में रहने वालों को सिर्फ 45 लीटर मिलता है, यानी 3 गुना कम। 2024 में मुंबई में पानी की 15% कमी थी। जरूरत थी 4,664 एमएलडी की, लेकिन बीएमसी सिर्फ 3,975 एमएलडी दे पाया, और उसमें से भी 9% पानी पाइपलाइन से रिस कर बर्बाद हो गया। बीएमसी की इस कमी का सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? झुग्गी वालों को। 2.5 साल पहले बीएमसी ने एक योजना शुरू की थी, वाटर फॉर ऑल। कहा गया कि झुग्गियों और अनाधिकृत बस्तियों में पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे, लेकिन मिला कुछ नहीं। अगर झुग्गी में रहने वाले लोग पानी की कमी पूरी करने के लिए टैंकर से पानी लेना चाहें तो उन्हें महीने में 736 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि बीएमसी को सिर्फ 25 रुपए देने होंगे। 736 रुपए उन गरीब लोगों के लिए बड़ी रकम है जिनकी रोज की कमाई 300-400 रुपए। सोचिए, महीने की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी में खर्च हो जाए। पानी के बाद अब बात करते हैं शौचालयों की। प्रजा फाउंडेशन ने 2024-25 की सालाना रिपोर्ट निकाली। उसमें जो बातें सामने आई वो सुनकर शर्म आती है। मुंबई में हर 4 सार्वजनिक शौचालयों में से सिर्फ 1 महिलाओं के लिए है, यानी आधी आबादी के लिए सिर्फ 1/4 व्यवस्था। और उनकी हालत, 2023 में एक शौचालय 86 पुरुषों को और 81 महिलाओं को इस्तेमाल करना पड़ रहा था, यानी एक शौचालय पर 160 से ज्यादा लोग। स्वच्छ भारत मिशन के नियमों से तो ये कहीं ज्यादा है। अब असली हकीकत सुनिए। मुंबई में 6,800 सामुदायिक शौचालय हैं। इनमें से 69% में पानी नहीं आता, 60% में बिजली नहीं है। शौचालय तो है, लेकिन पानी नहीं, बिजली नहीं। फिर इनका इस्तेमाल कैसे होगा? ये कैसी नगर व्यवस्था है? प्रजा फाउंडेशन की इस रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। 2024 में मुंबई के लोगों ने नगर निगम में 1,15,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की। 2015 की तुलना में 70% ज्यादा है। मतलब साफ है कि समस्याएं बढ़ रही हैं या फिर लोगों का धैर्य खत्म हो रहा है। कचरा प्रबंधन की शिकायतों में 380% की बढ़ोतरी हुई। हवा के प्रदूषण की शिकायतें 334% बढ़ी। नालियों की शिकायतें 59% बढ़ी, और पानी से जुड़ी शिकायतों में 44% सिर्फ इसलिए थी कि पानी ही नहीं मिल रहा। बीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं झुग्गियों के पुनर्विकास की है, और इसमें सबसे बड़ा नाम है धारावी, दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने कहा कि सिर्फ नीचे वाली मंजिल पर रहने वालों को ही नहीं, बल्कि पहली मंजिल पर रहने वालों को भी घर मिलना चाहिए। और 2011 के बाद जो लोग आए हैं उन्हें भी रहने की जगह मिलनी चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत देखिए। SRA यानी स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी 16 दिसंबर 1995 को बनी थी। मतलब झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण को बने हुए पूरे 30 साल हो चुके हैं। पता है इतने सालों में झुग्गी वालों के लिए कितने घर बने हैं? सिर्फ 2.5 लाख। अब गणित लगाइए। इसी रफ्तार से अगर काम चलता रहा तो मुंबई को झुग्गी मुक्त बनाने में 200 साल लग जाएंगे। यानी हमारी कई पीढ़ियां शायद कभी झुग्गी मुक्त मुंबई देख ही नहीं पाएंगे। जबकि असली योजना थी 40 लाख मुफ्त घर बनाने की। अब बाकी के 37 लाख 50,000 घर कब बनेंगे पता नहीं। धारावी पुनर्विकास परियोजना के CEO श्रीनिवास के मुताबिक धारावी का पुनर्विकास झुग्गी मुक्त मुंबई की तरफ पहला बड़ा कदम है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या अगली बीएमसी इस चुनौती को संभाल पाएगी?
क्या पुनर्विकास की रफ्तार बढ़ेगी? क्या झुग्गी में रहने वाले लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पुनर्विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ दिया जाए? कहीं उनकी जमीन पर बिल्डर राज तो नहीं हो जाएगा? वो लोग जो पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं वो बेघर तो नहीं हो जाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। तो ये है मुंबई की असली तस्वीर। चमकती दमकती इमारतें भी हैं और झुग्गियां भी, मरीन ड्राइव है और पानी के लिए तरसते लोग भी। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं है, ये भारत की वो धड़कन है जहां से देश की अर्थव्यवस्था चलती है। बॉलीवुड है, बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर है, शेयर बाजार है। मुंबई अकेले जितना कमाती है वो भारत के कई राज्यों से ज्यादा है। यहाँ की रफ्तार थमी तो पूरे देश पर असर पड़ता है और बीएमसी इस मुंबई का कंट्रोल सेंटर है। 74,427 करोड़ रुपए के बजट के साथ बीएमसी ही तय करता है कि मुंबई कैसे चलेगी। झुग्गियों के अलावा भी मुंबई के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश का तरीका बदल रहा है, इसलिए सिर्फ नालियों की सफाई से काम नहीं चलेगा, पानी के निकास तंत्र को नए सिरे से बनाना पड़ेगा। आबादी बढ़ रही है तो कचरा भी बढ़ रहा है, इसलिए सिर्फ कचरा उठा लेना काफी नहीं है, उसका प्रबंधन भी ठीक से करना होगा। उसके लिए पूरा तंत्र खड़ा करना होगा और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार को कम करना होगा। ठेका देने की प्रक्रिया पारदर्शी बनानी होगी, ठेकेदारों को जवाबदेह बनाना होगा, जनता के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, सवाल भी बहुत सारे हैं। चुनाव के नतीजे तो आ जाएंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे ये कोई नहीं जानता, और मिलेंगे भी या नहीं ये भी नहीं पता। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां आना जाना हम सबका होता है, तो इन चुनाव के नतीजों पर भी हम सबकी नजर है और मुंबई के भविष्य पर भी। आपकी क्या राय है? हमें लिखकर जरूर भेजें। अगर आप मुंबई गए हैं या जाते रहते हैं तो आपका वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहता है, हमारे साथ जरूर शेयर करें।